नमस्कार मित्रों, 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष। उनका पुराना परिचय अगर मैं देना चाहूँ तो वो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं और एड एजेंसीज में काम कर चुके हैं मुंबई में, और एक पोएट हैं, बहुत बेहतरीन कविताएं लिखते हैं। विपुल जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नया परिचय अब जुड़ चुका है कि वो एक ज्योतिष भी हैं। अभी पिछले महीने, ठीक एक महीने पहले 28 या 29 जनवरी को उनकी नई किताब आई है अमेजन के किंडल पर, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ज्योतिष पर एक किताब आई है, व्यवहारिक और तार्किक ज्योतिष। व्यवहारिक और तार्किक ज्योतिष नाम से उनकी एक किंडल पर किताब आई है। आज हम उनसे जानेंगे कि अचानक से ये शौक पैदा हुआ ज्योतिष का, या फिर कुछ पुराना इसका कोई लिंक है, और कैसे इस फील्ड में आप इनका आना हुआ, और क्या इसके फायदे हैं, कैसे क्या क्या उनकी इस किताब में है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनीता जी नमस्कार, और हेलो हल्द्वानी को सुनने वाले तमाम श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी विपुल जी, आप हमारे साथ बहुत अरसे से जुड़े रहे हैं। आपकी कविताएं हमारे श्रोता सुनते आए हैं सालों से, और आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें भी टाइम टू टाइम सुनते हैं। लेकिन आज एकदम एक नया अलग विषय है। तो ये ज्योतिष पर किताब कब आपने लिख डाली? क्या बहुत पुराना कोई आपका ये मिशन था कि मुझे इस फील्ड में करना है, और अनुभव कुछ है भी, क्या ऐसे ही लिख डाली है? जी देखिए, मैं बताऊं तो मतलब मेरा ऐसा, मतलब लोगों को सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरा ऐसा जीवन का कोई खास उद्देश्य नहीं है कि मतलब मेरे को यही करना है। मेरा ये रहता है कि जैसे आप देखते हैं कि एंड्रॉयड फोन होता है, वो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो मेरा भी ये रहता है कि मैं हर जो भी चीज मुझे नई दिखती है ना, तो मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ, और कई बार कामयाब भी रहता हूँ, है ना। अभी आप जैसे अगर मैं बताऊं तो आप फिर चौंकेंगे। मेरे पास एक कुत्ता है ना, और मैं उसको ट्रेनिंग कराता हूँ, बेसिकली सिखाता हूँ, है ना। कि तो वो इस समय कल वो 35 सेकंड तक अपने 2 टांगों पे खड़ा था बेसिकली, मतलब वो मैंने उसको इतना सिखा लिया। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5 साल बाद या 2 साल बाद, जब भी, कि क्या पता मैं कोई डॉग ट्रेनिंग पे कोई किताब लिखूं, क्योंकि वो मेरे ही अनुभव हैं बेसिकली ना, मैंने उसको समय दिया है। और अगर जैसे रही बात ज्योतिष की, तो जितना मुझे याद है, तो जब कंप्यूटर नए नए आए थे और उसमें कुंडली लाइट का सॉफ्टवेयर होता था, है ना, तो तब उससे पहला परिचय हुआ था। तो जब मैंने जब पहली बार देखा और मुझे पता चला कि ये 12 डब्बे हैं और इससे आदमी का भविष्य देख सकते हैं, तो मेरी उसमें रुचि पैदा हुई। तो मुझे लगता है कि 16-17 साल हो चुके हैं लगभग इस पे। मैं लगातार सीख रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं हमेशा खुद को विद्यार्थी मानता हूँ, तो मैं आज भी ज्योतिष सीख रहा हूँ। और रही बात किताब की कि किताब कैसे आ गई, तो ये होता है कि जैसे मैं राइटर भी हूँ, है ना, तो उसका एक बड़ा योगदान है कि मैं फेसबुक में जो भी मेरे को लगता है कि समाज में एक तरह से लूट, जैसे बोलते हैं ना कि ज्योतिष लोग लूटते हैं। होने को तो डॉक्टर की फीस भी 500 होती है ना। होने को तो आप कोई भी प्रोफेशन देख, लेकिन ज्योतिष को लेके एक बहुत वो है कि ये लूटते हैं और ये है। तो मेरे पास जो भी ऐसी समस्याएं आती थी लगातार, तो मैं उस संबंध में जो मेरी नॉलेज या मेरा ज्ञान क्या था, मैं उस पर आर्टिकल लिखता था। तो फिर जब मैं कुछ एक आर्टिकल लिखे, तो फिर मुझे लगा क्यों ना मैं इन आर्टिकल्स को कंपाइल कर लूँ, है ना, एक जगह रख लूँ, ताकि जो लोग आगे बढ़े, तो कम से कम अगर मैं आपसे कहूं कि आपके साथ ये होने वाला है, ये घटना घटने वाली है, तो मैं आपको उसका लॉजिक दे सकूं, है ना, कि ये क्यों घटेगी, या फिर इसके प्रभाव क्या होंगे, या ये कम या ज्यादा क्या। तो इसलिए उसका नाम भी तार्किक ज्योतिष है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आज की घटना है, आदमी बहुत से काम करता है, तो मेरा एक पहलू ये भी है। जी, तो आपने कहा कि शुरुआती जब एंड्रॉइड फोन आए थे, तो शुरू में आपने कुंडली वहां से शुरुआत? नहीं, एंड्रॉइड नहीं, जब कंप्यूटर नए नए आए थे ना, जब कंप्यूटर नए नए आए थे, तो उसमें मतलब तब कुछ एक सॉफ्टवेयर ही होते थे, जैसे लोगो बेसिक नाम के सॉफ्टवेयर होते थे, और एक कुंडली नाम का सॉफ्टवेयर भी होता था। 4-5 गेम होते थे उसमें, अल्लादीन, बैम, सीडी मैन, चेस, इस तरह के। तो उसमें से एक सॉफ्टवेयर कुंडली भी था। तो तब कितना वक्त उसको दिया, और क्या क्या जानकारियां वहां से हासिल की? कितना कठिन था उसको सीखना बिना किसी गुरु के? देखिए, एक तो मैं ये है कि मेरा यह है कि जो भी व्यक्ति आपको मिल रहा है जीवन में, है ना, वो सब आपके गुरु हैं। वो चाहे वो आपको अच्छा अनुभव दे या बुरा अनुभव दे, जो बुरा अनुभव देता है वो भी आपका गुरु है। उसने भी आपको ठोकर मारी, उसने भी आपको बहुत कुछ सिखाया। वो आपका बड़ा गुरु है अगर देखें। वो भी आलोचक जो होता है, तो वो भी आपका गुरु है, और जो आपको कुछ सिखा रहा है वो भी आपका गुरु। तो मैं ये कहता हूँ कि हर किसी से मैं सीख ही रहा हूँ, है ना। और बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं, मतलब आप भी मन में सोचती होंगी, लेकिन बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि तुम ये भी करते हो, राइटिंग भी करते हो, डायरेक्शन भी करते हो, ज्योतिष भी करते हो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है ना। कोई भी उससे बाहर नहीं है। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज को देख के, तो वो भी ह्यूमन से जुड़ा ही है
है ना। और अगर मैं ज्योतिष में अगर कोई मेरे पास कुंडली लेके आ रहा है और मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो वो भी जो वहां अनुभव मैंने देखा था कि मैंने एक लंगड़े आदमी को सीना तान के चलते हुए देखा अगर मैंने, तो यहाँ अगर कोई मेरे पास लंगड़ा आदमी बहुत दुखी होकर आ रहा है तो मैं उसे बताऊंगा कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं, तो वो काम यहाँ आ जाएगा, यहाँ का काम वहां आ जाएगा ना। तो वो एक पूरा एक तरह से इकोसिस्टम है। तो मुझे लगता है कि ये सब साथ साथ ही चलता रहता है इसमें ना, कि अगर आप किसी से मिलने गए है ना, तो इसी में जो ज्योतिष की किताब है, इसी में एक चैप्टर है सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर है। मतलब वो हर एक वो इस तरह की किताब है, उसमें सबके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो जैसे सामुद्रिक शास्त्र है कि आप जो चेहरे हैं है ना, आप उसको देख के कैसे किसी के बारे में आकलन कर फेस रीडिंग जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, फेस रीडिंग, या हिंदी में सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं, तो वो सब जुड़े हुए ही हैं आपस में एक तरह से। जी। तो ये जो किताब आई है आपकी, इसमें क्या है बेसिकली, क्या आपने कुछ बेसिक जानकारी दी है? क्योंकि तार्किक ज्योतिष पर तो बहुत सारी किताबें पहले से भी होंगी, आपने क्या नया कुछ देने की कोशिश की है या कुछ बेसिक आपने अपने ढंग से बताने की कोशिश की है? अब मुझे लगता है कि ज्योतिष पे बहुत सी किताबें हैं है ना, लेकिन तार्किक ज्योतिष पे शायद नहीं है। तार्किक यानी बेसिकली अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि जैसे बहुत सी आपने किताबें अगर पढ़ी हो ज्योतिष की, तो उसमें लिखा रहता है कि मंगल राहु साथ में हो तो ये होता है। तो इस किताब में जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, मैंने ये कोशिश की है कि मंगल और राहु को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, तो मंगल बेसिकली ज्योतिष में सेनापति को बोला जाता है ना। तो एक सेनापति और राहु को एक चोर की संज्ञा दी गई है। जैसे अगर हम थोड़ा पीछे लौटे, तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब अमृत का बंटवारा होने लगा, तो राहु और जो एक राक्षस था उसे पता चला, और बाद में वो राहु केतु बना। तो वो कितना गुप्तचर है ना, कि वो उसके साथ धोखा और था, सबसे पहले उसे पता चला, तो एक तरह से उसे चोर की संज्ञा दी जाती है। तो मेरा ये समझाने का मतलब होता है कि एक सेनापति और चोर आपस में साथ हो तो उनका व्यवहार कैसा होगा, है ना। जैसे चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है, मन अगर चोर के साथ हो, राहु के साथ हो, तो कैसा होगा, है ना। गुरु को हमेशा गुरु ही माना जाता है, बृहस्पति जो ग्रह है उसको गुरु माना जाता है। तो अगर चोर गुरु के साथ है तो वो कैसा व्यवहार करेगा। चंद्रमा जो है मन का कारक है, वो गुरु के साथ हो तो वो कैसा व्यवहार करेगा ना। और राहु अगर क्या बोलते हैं, जैसे आपका सूर्य के साथ है, सूर्य प्रशासनिक वो है, प्रशासन से जुड़ा हुआ, अच्छा। उसके साथ राहु है, उसके साथ चोर बैठा है, तो वो कैसे घपले करेगा। तो एक तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे बहुत से लोग मेरे दोस्त लोग हैं, वो मुझसे पूछते हैं मतलब कि कैसे सीखें, तो मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि आप ग्रहों को इंसान समझिए सबसे पहले तो, है ना। कि एक पूरा इकोसिस्टम समझिए, कि एक गुरु है, एक चोर है, उसके बाद एक कोई ज्ञानी आदमी है, एक कोई राजा है, एक बुद्ध जो है वो उसको बेटे की संज्ञा दी है, राजकुमार की संज्ञा दी है, एक बेटा है, तो राजकुमार साथ बहुत जल्दी बहकाव में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए गुरु जो बुद्ध है वो वाचाल होता है, बेसिकली तर्क सकते वाचाल, है ना। तो जो छोटे बच्चों तो थोड़े जल्दी में रहते हैं, तो वो इस तरह वो बिल्कुल लॉजिकल है। तो मैं उस किताब के जरिए मैंने वही समझाने की कोशिश की है कि मैं बहुत लोगों को बोला मैंने उसमें कि अगर आप हिंदी समझ सकते हैं तो आप इस किताब के जरिए ज्योतिषी को समझ सकते हैं, ज्योतिष को समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये उसका वो था एक तरह से। जी। तो ज्योतिष जैसे हम कहें कि एक तरह से कई लोग विश्वास नहीं करते हैं ज्योतिष पर ना, जो विज्ञान की बात करते हैं, जो लॉजिक की बात करते हैं, आपने भी इसमें लॉजिकल जोड़ा है, तो लागू होता है, कहीं इम्प्लीमेंट होता है? देखिए, जो हमारे जीवन मैं आपको बताऊं, तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनकी कुंडली में योग भी वैसे ही होते हैं। अच्छा। जो मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है, कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं तो उन लोगों की कुंडली में योग भी वैसे होते हैं। और रही बात ज्योतिष की, तो उसमें देखिए दो चीजें हैं, है ना। पहला है कि क्या बोलते हैं उसका गणित वाला पार्ट, है ना, और दूसरा उसका है फलित वाला पार्ट जो भविष्यवाणी है। तो अच्छा, गणित और फलित, हाँ, दो पार्ट हैं। तो जो गणित वाला पार्ट है ना, तो जिस दिन अमावस्या होगी, तो गणित वाला पार्ट यह है कि वर्तमान में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आप क्या बोलते हैं, जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन सूर्य और चंद्रमा साथ होंगे ही होंगे, है ना, वो गणित है बेसिकली। और अगर पूर्णमासी है तो सूर्य और चंद्रमा के आपस में बराबर दूरी पे होंगे, सातवें घर पे होंगे, तो वो तो गणित है। तो वो जो कुंडली बननी है वो तो आप कहीं बनवा लो, है ना। वो जो नहीं मानता, यानी उसको गणित भी नहीं आती, वो इतना बेवकूफ है कि उसको गणित भी नहीं आती। मतलब अगर मैं थोड़े कटु शब्दों में बोलूं तो वो इतना बेवकूफ है, उसे गणित भी नहीं आती। अब आता है कि उसका फलित वाला पार्ट, है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए कि ये मतलब हम ना भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। सबको पहले साइकिल चाहिए, फिर उसको उस टाइम में उसे स्कूटी चाहिए, फिर उसे कार चाहिए, फिर उसे बड़ा बंगला चाहिए। तो जो अब आदमी इसमें फंसा रहता है, तो फिर क्या रहता है, अगर आप ज्योतिष को व्यापार की तरह कर रहे हैं, है ना, तो
बहुत बार ये होता है कि जो ज्योतिष में जो उपाय होते हैं, है ना, वो बहुत आसान भी होते हैं। जैसे बृहस्पति का अगर मैं आपको बताऊं उपाय, तो जो हल्दी की गांठ होती है, आप अगर वो धारण करते हैं, और या आप 2 लाख का पुखराज धारण करते हैं, तो वो लगभग वो समान फल ही देते हैं। लेकिन वो आपको कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उसको बिजनेस की तरह कर रहे हैं, है ना। और फिर दूसरा उसमें ये है एक फैक्टर। अच्छा, अगर बृहस्पति की दशा आपको है, दशा नहीं, कुंडली में आपको, नहीं दशा नहीं, वो उसमें जो बृहस्पति की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अप या डाउन है ना, तो आप उसको मजबूत कर सकते हैं। तो पुखराज की जो अंगूठी होती है वो, हाँ, उसको आप पहन सकते हैं। नहीं, उसकी जगह पे आप हल्दी की गांठ भी अगर धारण करें पीले कपड़े में, तो वो भी आपको समान फल देगी। वो आप कहीं भी अपने शरीर में उसको, हाँ, आप उसे दाएं बाजू में या फिर गले में पहन सकते, लेकिन वो आपको कोई बताएगा नहीं, है ना। वो भी मैंने बताने की कोशिश की उस किताब में। तो बेसिकली वो आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि होने को वो भी समान उपाय है, लेकिन उससे शायद जो जहां आप जा रहे हैं उसको फायदा ना हो, है ना। और आदमी हमेशा अपने फायदे की चीजें बताता है, दूसरे के फायदे की कम बताता है। तो उस किताब में बेसिकली है। और दूसरा एक चीज और है कि क्या होता है ना, जैसे देशकाल परिस्थितियां भी आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। मैं इसका उदाहरण, ये ज्योतिष में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, देशकाल परिस्थिति को। अब देखिए, अगर सपोज कोई लड़का है ना, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, सही है, लेकिन वो मुंशियारी में खेलता है, जहां उसके पास स्टेडियम नहीं है, जहां उसके पास वो ग्लव्स नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो वो कितना आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना। लेकिन अगर वो दिल्ली में होगा वही लड़का, तो वो शायद उसको वैसा ही ग्रुप मिल जाएगा। तो वो देशकाल परिस्थिति की आप कहाँ जन्म ले रहे हैं उसका भी आप पे बहुत फर्क पड़ता है। तो वही आपकी कुंडली में जो फलादेश में जो देखने वाला है, उसको उस वहां का ज्ञान भी होना चाहिए। अब जैसे सपोज मैं बहुत बार कहता हूँ कि जैसे मुंबई, जैसे जो मुंबई दिल्ली के लोग, वो सरकारी जो लड़के हैं वहाँ, वो सरकारी नौकरी उतना पसंद नहीं करते करना, है ना। वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, या कुछ अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, या उनके कुछ अलग शौक होते हैं, या कोई रेडियो जॉकी बनना चाहता है। यहाँ आप सुनेंगे किसी से, तो ये तो पागल हो गया भाई, ये सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा है, तो ये तो पागल हो गया। तो ज्योतिष बदलते कैसे है फिर? ये तो ज्योतिष तो थोड़ा अजीब सी बात हो गई कि देशकाल के अकॉर्डिंग आप उसका भविष्य बता रहे हैं। नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ कि देशकाल परिस्थिति को समझना होगा ना। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक समान टेम्परेचर है ना, एक जगह 14 डिग्री का टेम्परेचर है, और वहां आपने कुकर में दाल चढ़ाई हुई है या आपने चावल चढ़ाए हुए हैं, तो वहां सीटी आने का समय अलग होगा। सीटी मतलब देखिए, वो तय है कि 100 डिग्री पे चावल पकेगा, है ना। आप ये समझिए, 100 डिग्री पे चावल पकेगा, ये तय है, ये साइंस है उसका। लेकिन जहां पर गर्मी ज्यादा है वहां शायद वो जल्दी आ जाए, जहां बहुत ज्यादा ठंड है वहां शायद आए ना, जहां बहुत तेज हवा चल रही है, क्या पता वो आग बुझ जाए। तो वो देशकाल परिस्थिति इफेक्ट करती है ना हर जगह। अब आपने अगर एक बीज है ना, अगर वो एक बीज सपोज वो बाहर से लाई हुई फसल है ना, जैसे आपने देखा होगा जो ये फार्मिंग होती है, नाम भूल गया मैं उसका, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हाउस बनाते हैं, पॉली हाउस बनाकर, तो जैसे पॉली हाउस बनाते हैं उसमें फार्मिंग करते हैं, तो उसमें बेमौसमी फसलें उगाते हैं, तो उनको वो टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो देशकाल परिस्थिति बदली ना उस बीज के लिए, देशकाल परिस्थिति बदली ना। जब उसे वही परिस्थिति मिली तो वो उग गया, वरना वो बाहर, आप पॉली हाउस के अंदर और पॉली हाउस के बाहर 1 इंच का फर्क रख के, 1 मीटर का फर्क रख के अगर वो बीज उगाओगे तो नहीं उगेगा वाला। बिल्कुल। तो वो देशकाल परिस्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे मैं उसमें एक टॉपिक है राजयोग, है ना। बहुत से लोग कहते हैं अरे इसकी कुंडली में तो राजयोग है ना, तो सरकारी नौकरी लगेगी। तो उसका कभी भी ये जो जितना मैं समझ पाया, उसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि राजयोग है तो सरकारी नौकरी लगी। उसका ये मतलब होता है कि राजा से आपके संबंध कैसे रहेंगे, है ना। और वो राजा कोई भी हो सकता है, वो आपके शहर का विधायक हो सकता है, वो आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां का बॉस हो सकता है, वो जो आदमी डिसीजन लेता है, वो आपके परिवार का मुखिया भी हो सकता है। क्या पता वो कमा रहा है और आपको पॉकेट मनी बहुत ज्यादा दे रहा है ना, तो आपका मुखिया भी हो सकता है। और उसमें भी फिर यह है कि देखिए, राजा को तो हर कोई जानता है। राजयोग को आप ऐसे समझिए, मैंने उसमें एक टॉपिक में लिखा भी है कि राजा को तो हर कोई जानता है, उसकी अहमियत नहीं है उस आदमी की। राजा किसको जानता है, उसकी अहमियत है ना। सही बात है ना। मैं तो वो है राजयोग कि मैं ऐसे तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, है ना, वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, वो राजयोग है। कि मेरे एक फोन पे वो उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे। तो विपुल, आपने अपनी कुंडली देखी कि नहीं देखी? मैं देखी अपनी आपकी कुंडली में क्या बनना लिखा है? हम तो समझते थे कि आप एक बड़े कवि बनेंगे, फिर हमें कभी लगता था कि आप तो फिल्म मेकर हैं, बहुत अच्छी फिल्में आप बनाते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो मैं वही बोलता हूँ ना, देखिए मेरा कोई भी काम छूटा नहीं है।
आज सोमवार का दिन है, ये जब तक आएगा तो ये आज सोमवार का दिन है, आज मैं ज्योतिष पे आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। कल संडे था तो कल मैं एक ओपन माइक में गया था, तो वहां भी मेरे लिए बहुत अच्छी तालियां बजी। अच्छा। है ना। और आज सुबह मैं अपने कुत्ते को प्रैक्टिस करा के आया हूँ, तो वो भी 2 टांगों पे चल रहा था। तो मैं कभी भी कोई चीज ना छोड़ता नहीं हूँ, है ना। और अगर फिल्मों पे बात करें तो कल मंगलवार है, शिवरात्रि की छुट्टी है, तो कल मेरा एक दोस्त है, कल हम फिल्मों पे बात करेंगे, हम 2 फिल्में बनाएंगे। अच्छा। है ना। और जहां मैंने एमए साइकोलॉजी किया है, तो मैं कुछ स्कूलों में इंटरव्यू भी दे के आ रखा हूँ कि काउंसलर के लिए, एज ए काउंसलर या फिर एक्टिविटी क्लासेस, क्योंकि मुझे यहाँ बच्चे ढूंढने में या फिर जो एक्टर ढूंढने में दिक्कत होती है, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। मुझे लगता है तो साइकोलॉजी आपका पूरा हो चुका है? हाँ, मेरा एमए हो चुका है। अच्छा, तो अब आप एलिजिबल हैं काउंसलर्स के लिए? जैसे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में आजकल मैंडेटरी है कि काउंसलर होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए आजकल तो काउंसलर। अब मैं तो एलिजिबल हूँ, लेकिन पता नहीं क्या चीजें होती नहीं है, क्योंकि अभी हाल में मैं उदाहरण बताऊं तो मैंने विज्ञापन देखा था, तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ महिलाओं को ही वरीयता देंगे। तो मैंने कहा ये तो आपने लिखा ही नहीं था उसमें। उन्होंने कहा ये तो अब है कि शायद मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन यह है कि मैं एलिजिबल नहीं भी हूँ तो जो मैंने आपको बोला कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरे मन से करता हूँ ना, तो मैं अपनी डिग्री को सिर्फ कागजों तक नहीं रखना चाहता। अगर मुझे किसी भी जहां भी मौका मिलेगा, मैं पैसे नहीं भी मिलेंगे मैं तब भी काम करूंगा, तो मेरा वो है। तो विपुल, आपने ज्योतिष में कुछ कोर्स किया है? हाँ, तो एक तो मैं अगर बताऊं तो ज्योतिष में लगभग मुझे 15-16 साल वैसे हो गए, लेकिन उसके बाद मेरा ज्योतिष में डिप्लोमा हो चुका ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और उसके बाद मेरा अभी ज्योतिष में एमए चल रहा है। और आज मैं वास्तु में एडमिशन लूंगा, है ना। आज लास्ट डेट है, तो आज मैं वास्तु में एडमिशन लेने आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु में डिप्लोमा के लिए? हाँ, वास्तु में डिप्लोमा के लिए, क्योंकि एक डिग्री और एक डिप्लोमा आप कर सकते हैं। वास्तु मतलब वास्तु शास्त्र जो हम बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग घर ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, जी, जो जी, तमाम सारे हम जो नियम बनाते हैं, जी, वो ज्योतिष से बिल्कुल अलग होता है या मिलती जुलती चीजें हैं? आप देखिए तो वो एक तरह से ना अगर एक बड़ा वृक्ष है ना, वो सब उसी की कोई पत्ता है, कोई फूल है ना, तो वो सब वो एक ही उसके आता है कि मतलब क्या है जो जड़ क्या है उसकी, जो मुझे लगता है जड़ यह है कि एक सात्विक जीवन, एक कसा हुआ जीवन जो जीना, जिसे वो सिखाता है आपको ज्योतिष हमेशा, कि आप एक सीधी लाइन में चलते रहें, है ना। तो मुझे लगता है फिर आपको मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें सबके साथ आती हैं, लेकिन आप उसको ऐसा डट के सामना करेंगे कि मुश्किल हो गई, मजा आ गया। क्या बात है, तो ये मुझे लगता है जी। तो विपुल, आपकी किताब हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ के हो सकता है कि हम और कुछ चर्चा आपसे करना चाहें जी। आज सुबह जानकारी के लिए था कि हमारे लिसनर्स तक की बात पहुंचे। और आप बिल्कुल थोड़ा सा जुदा और थोड़ा दुर्लभ किस्म के प्राणी हैं आप। नहीं, तो ऑब्वियसली आपने अच्छा कुछ लिखा होगा, कुछ अलग से हटके दिया होगा। तो हाँ, मतलब मैं अगर कोई मुझसे समरी में पूछे उस किताब की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको हिंदी आती है तो उस किताब को पढ़ने के बाद आपको इतनी ज्योतिष तो आ जाएगी कि कोई आपको लूट नहीं पाएगा। मेरा वही उद्देश्य भी है बेसिकली। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जैसे मैं पोएट्री के फील्ड में मैं ओपन माइक करवाता हूँ, है ना, या मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, तो मैं हमेशा नए लोगों को मौका देने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं पॉलिटिक्स में भी मेरे कुछ एक चीजें चलती रहती हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो नया व्यक्ति है, जो उस फील्ड में नया आ रहा है, कम से कम मैं अगर मैं उसको बचाने में कामयाब रहा, है ना, क्या बात है, क्या तो मेरा जीवन सफल है। मुझे उससे ज्यादा की कोई उम्मीद भी नहीं है, और मेरे को ये भी नहीं है कि मैं उसको बचा लूं तो वो मेरे काम आए। मुझे उससे ये भी उम्मीद नहीं है। मैं बस ये है कि जो मेरे कर्तव्य है, मेरे दायित्व है, मैं वो निभा लूं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से। बाकी दुनिया की भाड़ में सही में तो ये है। बहुत अच्छी बात है विपुल, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये किताब जो है वो हम अमेजन पे, उसके किंडल पर हम इस किताब को पढ़ सकते हैं। हाँ, जिसके पास भी किंडल एडिशन है, अमेजोन है, वो उसे पढ़ सकता है। और बाकी यह है कि अभी तो फिलहाल इस पे अभी मैं जो इसका वैसे आती है किताब हार्ड बॉन्ड पे या पेपर बैग पे, उसके लिए कोशिश नहीं की, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है, वो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। तो एक बार इसे ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी तो हम फिर उसके लिए आगे बढ़ेंगे, पब्लिश करेंगे, फिर हम पब्लिश के लिए जाएंगे या सोचेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसी अच्छी किताब है तो फिर वो सभी को अवेलेबल होनी चाहिए हर भाषा में। हाँ। तो बहुत शुक्रिया विपुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सब इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, विपुल की जो शख्सियत है वो आपको पसंद आई हो, उनकी बातें पसंद आई हो, ये किताब के बारे में चर्चा आपको पसंद आई हो, तो ये किताब आप जरूर पढ़िएगा। तो इस कार्यक्रम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इस रेडियो को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। तो आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसके साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।